नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसका दूसरा भाग। इससे पहले भाग 1 में हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा और गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब भाग 2 के अंदर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था, यानी कि नम्रता पूर्वक यानी कि आदर पूर्वक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना, यह था बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करना, उन्हें मानने से इनकार करना। 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। ये बात कर रहे हैं बच्चों असहयोग आंदोलन की। जैसे कि आपको पता है असहयोग आंदोलन शुरू के अंदर जो अहिंसक प्रवृत्ति का था वह धीरे धीरे हिंसक होता गया और चोरा चोरी कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने कहीं ना कहीं सत्याग्रह पर आधारित ये आंदोलन चलाया था। यानी कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है, पर कहीं ना कहीं लोगों ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को अपने स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर इसे हिंसक रूप दे दिया था और इसी के कारण महात्मा गांधी ने ये जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस लिया था। और फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया था और ये निर्णय लिया गया था उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी कांड के बाद। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। यानी कि कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उनका हिस्सा बनना पड़ेगा। यानी कि जो काउंसिल है उस काउंसिल के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि वे चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। और राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। यानी कि कुछ नेता कहते थे कि जब तक हम इस सिस्टम का भाग ही नहीं बनेंगे तब तक हम अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी कि CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई। यानी कि अगर बच्चों कोई आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। और काउंसिल की राजनीति में भागीदारी की वकालत करने लगे। यानी कि इन्होंने भी ये कहीं ना कहीं ये माना कि सिस्टम के अंदर, काउंसिल के अंदर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेता जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। देखो बच्चों, स्वराज 2 प्रकार का था। जैसे आज अपने कई देशों में देखते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया देश की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं कह सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आज भी महारानी का राज है। यानी कि जो ब्रिटेन की जो महारानी है, सर्वोत्तम फैसले आज भी वही लेती हैं, सारा कार्यभार ऑस्ट्रेलिया देखती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी महारानी के रूप में ब्रिटेन की महारानी को मानना पड़ता है। और ये बात आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के झंडों में भी देख सकते हैं। जो उनके झंडे हैं उनके अंदर भी ब्रिटेन का झंडा शामिल है। तो जो भारत के जो युवा नेता थे, उस समय के युवा नेता, ये स्वराज न चाहकर पूर्ण स्वराज चाहते थे। यानी कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से किसी का भी हक न हो। यह कांग्रेस में अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध का एक काल था। इसी काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में महसूस किया जाने लगा और 1926 से खाद्यान्नों की कीमत गिरने लगी और 1930 में कीमतें मुंह के बल गिरी और ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल था। जैसा कि बच्चों आपको मैंने इसी अध्याय के पिछले भाग में बताया था
कि 1921 के अंदर इन्फ्लुएंजा के कारण एक महामारी आई थी और उसी समय अकाल भी पड़ा था, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोगों की मौत भी हुई और खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वो भी कम हुआ। इससे उनके मूल्य लगातार क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब मैं बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, यानी कि इसकी खास बातें क्या थी। तो इसकी खास बातों की बात करूं तो लोगों को अब न केवल ब्रिटिशों के साथ सहयोग से इनकार करने के लिए कहा गया, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने के लिए भी कहा गया। यानी कि सविनय अवज्ञा करना, यानी कि एक तो उनका सहयोग नहीं करना, यानी कि कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना लिया अपने आप को, और दूसरा इस बार सिर्फ सहयोग न करने की प्रवृत्ति ना अपनाकर साथ साथ में जो ब्रिटिश कानून थे उनको भी तोड़ना था। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और लोगों से शराब की दुकानों को लेने के लिए कहा गया। किसानों को राजस्व और चौकीदारी करों को नहीं करने के लिए या नहीं देने के लिए कहा गया, यानी कि मना कर दिया गया कि आप ऐसे किसी भी प्रकार के कर को न दें जो आपके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने लगाया है। छात्रों, वकीलों और गांव के अधिकारियों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और कार्यालयों में उपस्थित न होने के लिए कहा गया, यानी कि हर एक चीज का बहिष्कार किया गया जो ब्रिटिश सरकार से जुड़ी हुई थी। अब मैं बात करता हूं बच्चों साइमन कमीशन की। ये बच्चों एक ऐसा दल था जो भारत के अंदर उस समय जो संवैधानिक तंत्र जो चल रहा था या जो ब्रिटिश शासन जो चल रहा था उसे देखने के लिए आ रहे थे, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आ रहे थे। पर इस कमीशन के अंदर एक कमी थी, वो कमी ये थी कि इस कमीशन के जितने भी सदस्य थे वे सभी सदस्य अंग्रेज थे, और जो भारतीय नेता थे उन्होंने इसी बात का विरोध किया कि इसके अगर सभी सदस्य अंग्रेज होंगे तो यह अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी नहीं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम, यानी कि जो संवैधानिक तंत्र चल रहा था, के कार्य का मूल्यांकन करने और जरूरी बदलाव के सुझाव देने के लिए बनाया गया था। मूल्यांकन करना यानी कि देखना कि अभी जो वहां संवैधानिक तंत्र है वो कितना सफल है या कितना विफल है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। तो आप खुद सोच सकते हो बच्चों कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून अंग्रेज कैसे मना करते। तो इस बात का विरोध किया था भारत के जो उस समय के जो नेता थे उन्होंने। और उस समय तक आपको पता है कांग्रेस पार्टी भी दो भागों में बंट चुकी थी, एक तो है गर्म दल और एक था नरम दल। तो जो गर्म दल था ना बच्चों उस समय तक कांग्रेस पार्टी में हावी हो चुका था, यानी कि वो अपनी बातें बनवाने के लिए कहीं ना कहीं नरम दल को छोड़ चुके थे। लेकिन चूंकि इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य ही थे, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया या इसका बहिष्कार किया। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टियां शामिल हुई और अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट्स की ओर इशारा किया था, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं बताई गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है बच्चों कि ये ऐसे राज्य जिसके ऊपर हर एक राज्य के ऊपर एक अलग राज्याधिकारी व्यक्ति हो, या हर एक जनसंख्या के अनुपात से एक व्यक्ति चुनकर आए, ऐसे राज्यों की ओर इशारा किया। पर इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई कि यह कार्य कब तक होगा। उसने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का न्योता दिया, यानी कि एक ऐसा सम्मेलन जिसके ऊपर भारत का संविधान कैसा होगा इसके ऊपर चर्चा की जा सके। यानी कि 1929 के आसपास आते आते अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि अब भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो भारत को आज़ादी देने के लिए भी पहले भारत में गणतंत्र लाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कि आगे का आपका संविधान कैसा हो इसके लिए चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किए गए। और जो गोलमेज सम्मेलन थे बच्चों उनकी संख्या 3 थी, और गोलमेज सम्मेलन किए गए थे ब्रिटेन के अंदर, जिसके अंदर भारतीय नेता हिस्सा लेते थे। उग्र नेता यानी कि गर्म दल के नेता कांग्रेस में प्रभावशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे और नरम दल के नेता डोमिनियन स्टेट्स के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं जो गर्म दल के नेता थे उनकी ही बात मानी जा रही थी। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्णतः
स्वतंत्रता, यानी कि हमारे ऊपर और किसी का भी राज ना हो, जो इतना भी राज हो वो हमारा खुद का हो, अपना आप का हो। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। देखो बच्चों, 26 जनवरी 1930 को भारत सरकार ने पहली बार स्वाधीनता दिवस बनाया, और यही कारण था कि भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, इसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी को लागू करने का एकमात्र कारण यही था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जब अपनों ने पहली बार 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस बनाया तो वह इस तारीख को इतिहास में जीवित रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही लागू किया, ताकि इसी 26 जनवरी के कारण कहीं ना कहीं लोगों के याद में रहे कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस बनाया था। और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, लेकिन इस कार्यक्रम को जनता का दबा समर्थन मिला, यानी कि पूरा खुलकर समर्थन नहीं मिला था। फिर यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के ही दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए, यानी कि कैसे लोगों तक पूर्ण स्वराज की मांग को पहुंचाया जाए, कैसे लोगों में राष्ट्र की भावना पैदा की जाए, कैसे लोगों में राष्ट्र भावना पैदा की जाए, कैसे लोगों में एकीकरण को बढ़ाया जाए, ये सारे काम सौंपे गए महात्मा गांधी को। दांडी मार्च, बच्चों ये काफी फेमस एक प्रकार का, ऐसे मैं कहूँगी कानून तोड़ने के लिए एक मार्च चलाया गया, एक लंबा पथ तय किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जिसकी समय अवधि थी 24 दिन, यानी कि 24 दिन साबरमती तट से पैदल चलकर दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा, और इसी को बोलते हैं दांडी मार्च। क्योंकि बच्चों उस समय तक नमक पर भी कर लगता था, क्योंकि नमक का जो उपभोग है वे अमीर और गरीब बराबर किया करते थे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने नमक तोड़कर, या मैं ऐसे कहूँ कि जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी प्रारंभ किया या उसकी शुरुआत की। तो महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था। अधिकांश लोगों ने, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे, इस सोच को हास्यास्पद करार दिया था, यानी कि लोगों को ऐसा लगा था कि आप नमक बनाकर कैसे देश को आज़ादी दिला सकते हो। तो आगे देखेंगे। और 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वाइसराय इरविन को एक पत्र भेजा जिसमें 11 मांगे थी, जिनमें से एक नमक कर को समाप्त करने की मांग थी। नमक अमीर और गरीब समान रूप से उपभोग किए जाने वाले सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थों में से एक था, और इस पर एक कर ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों पर अत्याचार माना जाता था। यानी कि भारत के अंदर ही उपजे जाने वाले नमक का भारतवासी जब उपभोग करते थे तो उसके ऊपर भी अंग्रेज सरकार क्या करती थी, कर लगाती थी। तो कहीं ना कहीं उस कर का क्या किया गया, विरोध किया गया। जो महात्मा गांधी ने इरविन को एक समझौता ज्ञापन पत्र लिखा था, उसमें 11 मांगे थी, और उसमें से एक मांग यही थी कि नमक के ऊपर से कर हटा दिया जाए। तो महात्मा गांधी का पत्र एक अल्टीमेटम था, यानी कि एक प्रकार की चेतावनी थी, और अगर 11 मार्च तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने की धमकी दी थी। तो महात्मा गांधी ने अपने विश्वसनीय स्वयं सेवकों में से 78 के साथ अपनी प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। यानी कि इरविन ने उनकी 11 मांगे नहीं मानी, तो 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था, और 12 मार्च से महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया। और दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। उन्होंने 24 दिन तक चलकर साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की, और महात्मा गांधी को सुनने के लिए हजारों लोग जहां भी रुके, और उसने उन्हें बताया कि स्वराज से उनका क्या तात्पर्य है। यानी कि इन 24 दिनों के अंदर महात्मा गांधी जिन भी ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरे वहां स्वराज का मतलब बताते गए, जो कि इनका काम सौंपा गया था। आपको पता हो, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब
जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की तो उनको इतना समर्थन नहीं मिला था, तो बाद में ये काम किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी जी को, कि आप जाकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में या सभी लोगों को स्वराज का मतलब बताएं। तो उनका एक मकसद पैदल चलने का यह भी था कि ताकि वह गांव-गांव में जाकर, गांव-गांव में पहुंचकर स्वराज का मतलब समझा सकें, यानी कि लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना को बढ़ा सके, राष्ट्र प्रेम को बढ़ा सके। और उन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरह से शांति के लिए आग्रह किया, यानी कि इनके खुद का एक शांति मार्च था, तो इन्होंने अंग्रेजों से भी आग्रह किया कि आप भी शांति बनाए रखें। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया, समुद्र के पानी को उबालकर नमक का निर्माण किया और इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। यानी कि गांधी जी ने खुद सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा और लोगों से आह्वान किया कि आप भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ें, कानूनों को तोड़ें और बिना किसी हिंसा के ये कार्य करें। और यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ 2 प्रकार के नियम एक साथ लगाए गए थे। एक तो था असहयोग आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग न करना, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि नम्रता पूर्वक अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कानूनों को तोड़ना, और जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल या सबसे पहला उदाहरण गांधी जी ने खुद पेश किया, नमक कानून को तोड़कर। अब मैं बात करता हूं कि आंदोलन में किसने भाग लिया, यानी कि आंदोलन के अंदर कौन कौन से लोग भाग ले रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं अपने, तो देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यानी कि अगर मैं बात करूं मेनली कौन कौन सक्रिय थे, तो उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार, ये जो लोग थे जो गांधी जी का दांडी मार्च था उसमें शामिल थे। या मैं से कहूं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उनको या इन लोगों ने सक्रिय रूप से प्रारंभ रखा। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए और व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। देखो बच्चों, कोई भी आंदोलन चलाने के लिए इसको वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ वो वित्तीय सहायता किसने दी? व्यवसायियों ने और उद्योगपतियों ने। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने, छोटा नागपुर के जो खनिजी क्षेत्र के अंदर या छोटा नागपुर पठार के ऊपर जो लोग रहते थे ने विरोधी रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया। जैसे गुजरात के पाटीदार आ गए, यूपी के जाट आ गए, ऐसे ही नागपुर क्षेत्र के अंदर जितने भी औद्योगिक श्रमिक थे, या मैं ऐसे बात करूं कि जितने भी रेलवे कर्मचारी थे, डाक वर्कर्स थे, छोटा नागपुर पठार के ऊपर रहने वाले जनजातीय लोग थे, सब ने जितनी भी विरोध रैलियां थी उन सब का क्या किया? विरोध रैलियों में गए और जितने भी कार्य या ऐसे में मैं बात करूं कि जितने भी कानून थे उन सब कानूनों का बहिष्कार किया। अछूतों द्वारा आंदोलन की सीमा कम भागीदारी पृथक मतदाताओं के लिए अंबेडकर और 1932 की पूना संधि कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन द्वारा ल्यूक गर्म प्रतिक्रिया। यानी कि इसके बाद हम पढ़ेंगे भी अछूतों द्वारा। देखो बच्चों, होता क्या है, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संविधान निर्माण के लिए था, और संविधान निर्माण के लिए पहले किन क्षेत्रों से कौन से लोग चुनाव लड़कर आएंगे उसके लिए था। तो चुनाव लड़ने के लिए जो अछूत जिन्हें कहा जाता था, यानी कि दलित जाति के लिए, तो उनके लिए सीटें निर्धारित की गई। अब हुआ बच्चों ऐसे कि SC ST के लिए अलग सीटों का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि ऐसी सीटें जहां पर सिर्फ SC ST का ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, अन्य व्यक्ति उसे वोट भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसा जब माहौल बना तो उस समय गांधी जी ने और भीमराव अंबेडकर ने आपस में बैठकर एक संधि की, जिसे पूना पैक्ट या पूना संधि कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 1932 की पूना संधि के प्रावधान, देखो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर, इसने केंद्रीय प्रांतीय परिषदों में
उदास वर्गों या मैं से बोलूं कि जो आरक्षित थे को आरक्षित सीटें दी, लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाना था। यानी कि अंग्रेजों ने क्या प्रावधान किया था बच्चों कि ऐसी सीटों पर जो वोट कर सकते हैं वो सिर्फ दलित जाति के लोग ही हो सकते हैं, यानी कि आम लोग जो थे वो इन्हें वोट नहीं कर सकते थे। यानी कि कहीं ना कहीं फूट डालो वाली नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, पर उसको बैठकर अगर मैं बात करूं कि अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने बैठकर आपस में सुलझाया, और उस सुलझाने को बोला जाता है पूना पैक्ट या पूना संधि। सामूहिकता की भावना, यद्यपि राष्ट्रवाद एकजुट संघर्ष के अनुभव से फैलता है, लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारतीयों की कल्पना को पकड़ लिया और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया, यानी कि एकीकरण की भावना को बढ़ावा दिया। अब मैं अगर बात करूं कुछ बच्चों ऐसे जिनके कारण राष्ट्र भावना पैदा हुई, तो उनमें एक है बच्चों आकृतियों या चित्रों का उपयोग किया गया भारत में राष्ट्र भावना को पैदा करने के लिए। तो उसमें है भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ नेत्रहीन रूप से जुड़ी हुई थी। यानी कि देख सकते हो बच्चों एक ऐसी प्रतिमा तैयार की गई जिसमें नेत्रहीन युवती को भारत माता के रूप में दिखाया गया, और माता की आकृति के प्रति समर्पण को एक के राष्ट्रवाद के प्रमाण के रूप में देखा गया। यानी कि भारत माता को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, यानी कि एक नारा दिया गया बच्चों, एक केंद्रीकरण के लिए एक चीज दी गई जिससे पूरा राष्ट्र केंद्रित हो सके। भारतीय लोकगीत, अब बच्चों इसके लिए अलग अलग लोकगीत लाए, यानी कि कैसे न कैसे भारत को एकजुट करना था। अब बच्चों देखो एकजुट करने के कई तरीके होते हैं, या तो कोई जन आंदोलन चलाओ, या कोई एक ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम जो सबको अच्छा लगे, तो उसमें भी भागीदारी बढ़ती है, यानी कि लोग कैसे न कैसे इकट्ठा हों। तो उसके लिए दूसरा था भारतीय लोकगीत। इसमें राष्ट्रवादियों ने लोकगीतों और कहानियों की रिकॉर्डिंग और उपयोग करना शुरू कर दिया, जो उन्हें विश्वास था पारंपरिक संस्कृति की एक सच्ची तस्वीर दी गई जो बाहरी ताकतों द्वारा दूषित और क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए इनका संरक्षण किसी की राष्ट्रीय पहचान की खोज और किसी के अतीत के मूल्यों की भावना को बहाल करने का एक तरीका बन गया। यानी कि हमारा अतीत कैसा हुआ करता था, हम कैसे विदेशियों को भगाया करते थे, कैसे उनका सामना किया करते थे, यानी कि इससे भी एक राष्ट्र भावना पैदा की गई। झंडे के रूप में चिन्ह और प्रतीकों का उपयोग, तो तिरंगे झंडे को उतारना और मार्च के दौरान इसे धारण करना अवहेलना का प्रतीक बन गया और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया। सामूहिकता मतलब राष्ट्र भावना। इतिहास की पुनर्व्याख्या, तो भारतीयों ने कला, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति आदि के क्षेत्र में प्राचीन काल के गौरवशाली विकास को फिर से देखने के लिए अतीत की ओर देखना शुरू किया। इस गौरवशाली समय के बाद पतन का इतिहास सामने आया, और जब भारत ने उपनिवेश बना लिया, जैसा कि उपनिवेशवादियों द्वारा भारतीय इतिहास को बुरी तरह से लिखा गया। यानी कि उस समय जो अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखा था उसके अंदर सांस्कृतिक पहलुओं का बिल्कुल भी ध्यान न रखा गया था। अंग्रेजों का तो ये कहना था कि भारत में कोई अच्छी संस्कृति ही नहीं थी, जो अच्छी संस्कृति लेके आए वो अंग्रेज ही लेकर आए हैं। भारत के जो लोग थे वो सभ्य नहीं थे, उन्हें सभ्य बनाने का कार्य भी अंग्रेजों ने किया, जबकि ऐसा नहीं था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय को हमने 2 भाग में किया था। इसके पहले भाग में हमने महात्मा गांधी और सत्याग्रह के बारे में, इसी के साथ असहयोग आंदोलन के बारे में जाना, जबकि इसके दूसरे भाग में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।